हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और अपना टॉपिक चल रहा है डिटरमिनेंट्स। ठीक है, आई होप कि लेक्चर 1 को आपने बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ स्टडी किया होगा और उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम भी सॉल्व की होगी। ठीक है, और वैसे आपको डिटरमिनेंट में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आने वाली है नहीं, क्योंकि इसका मैं डायरेक्ट मेथड आपको बता दूंगा जिससे आपके हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट वो अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन उससे पहले आपको प्रॉपर्टीज, इसके जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आने चाहिए, इसलिए मैं वो चीज़ पहले नहीं बताऊंगा। अगर पहले बता दे तो आप स्टूडेंट्स नॉर्मली पढ़ते नहीं आगे। ठीक है, उसको तो आज के लेक्चर जो रहेगा वो टोटली बेस्ड रहेगा, प्रॉपर्टीज बेस्ड। क्या रहेगा? प्रॉपर्टीज बेस्ड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स यानी कि सारणी के गुणधर्म। ठीक है, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली एक प्रॉपर्टी, अब पहली दूसरी प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है ना। एक प्रॉपर्टी ये है कि किसी सारणिक में उस सारणिक का वर्ग, सारणिक जो है वो वर्ग अवयव का ज्ञात किया जाता है, ये आपको पता ही है। तो किसी भी सारणिक का मान ज्ञात करो या उसका ट्रांसपोज लेके उसके सारणिक का मान ज्ञात करो, आंसर बराबर रहेगा। वापस बताते हैं, कोई भी एक वर्ग अवयव है उसके आप सारणिक का मान ज्ञात करो या उसका ट्रांसपोज लेके उसके सारणिक का मान ज्ञात करो तो बराबर आता है। ठीक है, तो क्या जाएगा कि एक मैट्रिक्स है ए, तो उसके सारणिक का मान और उसके ट्रांसपोज के सारणिक का मान दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, ये आपकी पहली प्रॉपर्टी, या पहली दूसरी नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं इधर, जैसे 2 3 4 5, ये 2 बाय 2 का है ना। बस प्रॉपर्टी को समझना है। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? इसके सारणिक की वैल्यू जो है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आएगा? 2 3 4 5, तो ये आ गया 5 दूनी 10, 4 3 12, तो आया -2। ठीक है, इसका मैंने ट्रांसपोज ज्ञात किया। तो ट्रांसपोज क्या होता है? पंक्ति को स्तंभ में बदल देते हैं और स्तंभ को पंक्ति में बदल देते हैं। अब इसके ट्रांसपोज का मान ज्ञात करें तो कितना आएगा? देखो 2 4 3 5, ट्रांसपोज के सारणी का मान, तो 5 दूनी 10, 4 3 12, कितना आया? -2। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या होगी? किसी भी वर्ग अवयव के सारणी का मान उसके परिवर्त अवयव के सारणी का मान समान होता है ना। किसी भी वर्ग अवयव के सारणिक का मान व उसके परिवर्त अवयव के सारणिक का मान समान होता है। क्या होता है दोस्तों? समान होता है। याद हो गई? चलिए दूसरे पे चलते हैं। दूसरी दोस्तों ये है कि कोई एक वर्ग अवयव है, उसके सारणी का मान ज्ञात कर रहे हैं। ये लीजिए, ठीक है, इसके सारणी के मान को नाम दे दिया डेल्टा। ओके, तो जिसे मैंने दिया 2 2 2 और यहाँ दे दिया 4 4 4 और यहाँ दे दिया 5 0 1, इसका मान ज्ञात कर रहा है। ठीक है, चलिए वही प्रसार उससे कर ले क्रैमर रूल से। ठीक है, तो ये 2 2 4 4 मैं इससे कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आगे मान ले रहा हूँ, तो ये आ गया 4 दूनी 8, ये 5 के 20 20 दूनी 40 और ये आ गया 0। इधर से लिया तो 5 के 20 20 दूनी 40 और ये आ गया 0 और ये आ गया 8। तो अब इधर वालों में से इधर, तो 48 में से 48 गया तो कितना आया? 0। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए, ये दो पंक्तियां, इनके देखो अनुपात देखो, 2/4 1/2 2/4 1/2 2/4 1/2। तो यदि किसी वर्ग अवयव में दो पंक्तियां जो है उनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स, उनका रेशियो सेम रहता है तो उसका मान कितना आएगा? 0। अब ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, 2 2 2 2 2 2, तब अनुपात कितना आ जाएगा? 1 1 1।
याद हो गया। तो किसी वर्ग आव्यूह में कोई दो पंक्तियों के संबंधित अवयवों का अनुपात समान है या दो पंक्तियां समान है तो उस वर्ग आव्यूह के सारणी का मान कितना आएगा? 0। सिमिलर ये चीज कॉलम में भी लगती है। यदि किसी वर्ग आव्यूह के दो कॉलम जो हैं उनके संबंधित अवयवों का अनुपात बराबर है या कोई दो कॉलम बराबर हैं तो उस वर्ग आव्यूह के सारणी का मान कितना आएगा? 0 आएगा। क्लियर है? चलो लिख देते हैं इसको। तो यदि किसी वर्ग आव्यूह यदि किसी वर्ग आव्यूह की कोई दो पंक्तियों या स्तंभों के अवयवों का अनुपात समान है तो उस वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान 0 होता है। और दो पंक्तियां या स्तंभ बराबर हो गए तब भी क्या होगा? 0। तो ये भी लिख देते हैं, यदि दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान है तो भी सारणी का मान कितना आएगा? 0। सारणी के मान को डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये अपने 3 पॉइंट हो गए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि एक वर्ग आव्यूह है ना, और वो है विकीर्ण वाला वर्ग आव्यूह है ना। इसमें लिखते 2 3 4। ये लीजिए, ये कौन सा आव्यूह है दोस्तों? विकीर्ण आव्यूह। और इसके आपको सारणी का मान पूछा तो ज्ञात करें। तो सारणी का मान ज्ञात करना है तो क्या लिख दो? 2 0 0 3 0 0। अब गुणा करोगे तो 4 3, ये 2 गुणा 3 गुणा 4, फिर ये आएगा 0, फिर ये आएगा 0। इधर से ये 3 गुणा 0 गुणा 0, ये 0 गुणा 2 गुणा 0, और ये 4 गुणा 0 गुणा 0 0। तो ये इधर से आ गया 2 गुणा 3 गुणा 4 माइनस 0। तो आंसर कितना आ गया? 2 गुणा 3 गुणा 4। अब दिख रहा है ये क्या आ रहा है? इनका गुणनफल के बराबर आ रहा है। क्लियर है? तो विकीर्ण आव्यूह के सारणिक का जो मान है वो कितना होता है? विकीर्ण के अवयवों के गुणनफल के बराबर। लिख दें इस चीज को। तो इसको ऐसे लिख रहा हूं कि ऐसे ABC 0 0 0 0 0। तो ये विकीर्ण अवयव हो गया 3/3 का। तो इसके सारणी का मान आएगा विकीर्ण के अवयवों के गुणनफल के बराबर, मुख्य विकीर्ण। ठीक है, चलिए इसको हिंदी में भी लिख देते हैं। तो विकीर्ण आव्यूह के सारणिक का मान मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, याद हो गया। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा तो इकाई आव्यूह क्या होता है? 1 1 1 0 0 0 0। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1। हाँ या ना? तो इकाई आव्यूह के सारणिक का मान
हमेशा एक होता है। ठीक है, ये कुछ है कि ये जो आपको बहुत हेल्प करते हैं ना क्वेश्चन सोल्व करने में। आगे चलते हैं। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको एक बताया था कि विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव क्या होता है कि जिसमें मुख्य विकीर्ण जो है वो तो होते हैं 0 उसके अवयव, और बाकी के जो अवयव हैं उनमें किसका फर्क होता है? माइनस का। इनमें माइनस का फर्क, इनमें माइनस का फर्क, इसमें माइनस का फर्क कर दिया। ये वर्ग अवयव ए दे दिया। ठीक है, और कोटि किसकी है? इसकी 3/3। अब इसका सारणी का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो देखो 0 4 -3, ये -4, ये 0, ये 2, ये -3, ये -2 और 0। तो ये विषम कोटि का और विषम सममित अवयव हो गया। और दोस्तों इसके सारणी का मान ज्ञात कर रहे हैं। चलिए ज्ञात करते हैं। तो आ गया 0, ये आ गया 4, ये आ गया -4, ये 0, ये -3, ये -2। तो इनको गुणा किया तो ये कितना आएगा? इधर से 0, ये कितना आएगा दोस्तों? यहाँ से 4 दूनी 8 और 8 3 24 माइनस का 24। फिर ये आएगा कितना? 4 3 12, 12 दूनी 24, ये माइनस का 24, तो ये आया माइनस का 48। इनको इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा? 0, और ये कितना आएगा? 0, और इनको गुणा करोगे तो ये कितना आएगा? 4 चौक 16, और 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 43, तो प्लस का 48 आएगा। तो इधर एक मिनट, ये आएगा माइनस का 40 ना, माइनस माइनस प्लस, ओके। ये 0 -4 3 है, यहाँ पे 3 है ये ना, ये 3 है ना, ये 3 है, ओके। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये यहाँ पे कितना है? 0 -4, ये 3 था ना, ओके। एक मिनट दोबारा करते हैं ना, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो ये कौन सा है? विषम कोटि का विषम सममित अवयव। इसके सारणी का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो ये आ गया 0, ये आ गया 4, ये आ गया -3, ये आ गया -4, ये 0, ये 2, ये -3, ये -2 और 0। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस है ना, मैं वापस लिख रहा हूँ, इसको मिस्टेक कर रहा हूँ। ठीक है, आप मत कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके। अब इसका सोल्व करेंगे तो यहाँ लिख दिया 0 4 -4 0 और 3 और -2। तो यहाँ से सोल्व करने पे अपने पास क्या आ रहा है? देखो इनको मल्टीप्लाई किया 0, इसको मल्टीप्लाई किया 4 3 12, 12 दूनी 24, और उसको मल्टीप्लाई किया 4 3 12, 12 दूनी 24 माइनस का 24, तो ये तो इधर हो गया 0। इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 0, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस का 4, और सॉरी ये भी 0 हो गया, और इनको मल्टीप्लाई किया तो ये भी 0 हो गया। तो ये 0 -0 दोस्तों कितना आया? 0। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार क्या है कि विषम सममित अवयव है, और कोटि कितनी है इसकी? विषम कोटि है। तो विषम कोटि के विषम सममित अवयव के सारणी का मान भी 0 होता है। सम कोटि वाले का 0 हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, तो ये लिख देते हैं। तो विषम कोटि के विषम सममित, कौन सा? विषम सममित अवयव के सारणिक का मान हमेशा 0 होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा आगे देखिए ध्यान से। एक में 2/2 के वर्ग अवयव लिख रहा हूं, 2 3 1 2। तो इसके सारणी का मान कितना आ रहा है? देखिए ये 4 -3। ठीक है, तो कितना आया? 1। अब मैं इसका डबल कर रहा हूं। कितना कर रहा हूं? डबल। 2a ज्ञात कर रहा हूं। 2a ज्ञात करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब इसके सारणी का मान ज्ञात कर रहा हूं, 2a के सारणी का मान। तो देखो कितना आया? 4 चौक 16 -12, कितना आया? 4। ठीक है, इसको लिख दिया मैंने 2 का स्क्वायर गुणा 1। ऐसे अगर मैं यहां से 3a का मान ज्ञात करूं तो 3 से गुणा किया तो ये 3 दूनी 6, 3 3 9, ये 3, ये 6।
अब इसके सारणी का मान ज्ञात करूँ तो 6 9 3 6, तो कितना है 6 6 36 9 30 27, तो कितना बचा 9। 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर गुणा 1, क्योंकि ओरिजिनल में मान 1 आया था। अगर मैं इसका 4 गुणा करूं, 4 ज्ञात करूं, तो दोस्तों कितना आएगा 8 4 3 12 4 8, तो ये कितना आएगा 64 माइनस 48, तो कितना आ रहा है 16। 16 को लिख दिया 4 का स्क्वायर गुणा 1। तो देखो अगर वर्ग आव्यूह, मैं आव्यूह की बात कर रहा हूं, अभी डायरेक्ट सारणिक नहीं है, डायरेक्ट क्या है वर्ग आव्यूह, उसके सारणी का मान ज्ञात करें और उसको 2 से 3 से 4 से गुणा कराएं, तो ओरिजिनल जो सारणी का मान था उसका कितना गुना हो जाता है, जितने से गुणा किया उसका स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ 2/2 का है, तो 2 से गुणा किया तो 2 का स्क्वायर, 3 से गुणा किया तो 3 का स्क्वायर, 4 से गुणा किया तो 4 का स्क्वायर। अगर 3/3 का तो पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, क्या लिख रहा हूं मैं कि यदि ए एक n कोटि का वर्ग आव्यूह है, कितना है n कोटि का वर्ग आव्यूह है, और उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जो आ रही है वो डेल्टा ले रहा हूं, तो इस आव्यूह को ध्यान दीजिए, इस आव्यूह को मैं k से गुणा करा के उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू पता करूं तो ओरिजिनल वर्ग आव्यूह के सारणी के बराबर आएगी, और उस k की पावर कितनी आएगी n। अगर 2/2 का तो k स्क्वायर हो जाएगा, 3/3 का तो k क्यूब हो जाएगा, 4/4 का तो k 4 हो जाएगा। होती है, याद हो गया क्या? ठीक है, लेकिन इसके विपरीत अगर डायरेक्टली आपके पास क्या है सारणिक है, डायरेक्टली आपके पास है सारणिक, ये लीजिए 2 4 6 8, तो इसको गुणा करोगे तो ये 16 माइनस 24, तो कितना आ रहा है दोस्तों माइनस का 8, और डायरेक्टली डिटरमिनेंट की वैल्यू गुणा करोगे तो दो डेल्टा ज्ञात करोगे तो कितना जाएगा इसका -16 हो जाएगा, फिर 3 डेल्टा ज्ञात करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 24 हो जाएगा, 4 डेल्टा करोगे क्योंकि डेल्टा की वैल्यू तो आ गई तो ये आ जाएगा 8 चौक 32। तो देखो वर्ग आव्यूह में जब गुणा रख के सारणी का मान ज्ञात करते हैं तो k की पावर n होता है, लेकिन सारणिक को ही किसी अचर राशि से गुणा करा के मान ज्ञात करते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है आपका उतना ही गुणा होता है। क्यों होता है? इसका रीजन ये है कि सारणिक में जब किसी राशि से गुणा करते तो कोई एक पंक्ति गुणा होती है या कोई एक स्तंभ गुणा होती है, लेकिन मैट्रिक्स में सारे के सारे अवयव उससे क्या होते हैं गुणा होते हैं। ओके, चलो तो यहां लिख देते हैं इसी चीज को कि यदि सारणिक का मान बोल रहा हूं डेल्टा है, और यदि उसे k से गुणा किया जाए, गुणा या भाग भी हो सकता है, गुणा किया जाए तो मान k डेल्टा हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि सारणिक में कोई एक पंक्ति या स्तंभ को ही k से गुणा कराते हैं। मैट्रिक्स में सारे के सारे अवयव गुणा होते हैं, इसलिए k की पावर n हो जाता है। याद हो गया? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट है, ये है आपका सारणिक ज्ञात कर रहे हैं, इसका मान 2 4 3 2 लिया तो मान ज्ञात किया तो 4 माइनस 12 जो कितना है -8। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, इसकी जो है पंक्तियों को इंटरचेंज कर रहा हूं, ये R1 है या R2, में R1 और R2 को क्या कर रहा हूं इंटरचेंज कर रहा हूं। तो इंटरचेंज करके मान ज्ञात करूंगा तो ये आएगा 3 2, ये 2 4, अब ज्ञात करूंगा तो कितना आएगा 12 माइनस 4 आया प्लस का 8। अगर मैं इसके कोई दो स्तंभों को चेंज कर दूं, ये इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दूं तो ये आया 4 2, ये 2 3, तो कितना आया 12 माइनस 4 कितना आया 8।
तो दोस्तों एक नई प्रॉपर्टी है कि सारणी की दो पंक्तियों को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो सारणी के मान में किसका फर्क आ जाता है, माइनस का। या कोई दो स्तंभों को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो माइनस का फर्क हो जाता है। फिर वापस से दो को इंटरचेंज करोगे तो एक बार माइनस और आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लिख दें इस चीज को। चलिए तो लिखते हैं, सारणिक की दो पंक्तियों, सारणी की दो पंक्तियों या स्तंभों को इंटरचेंज करने पर सारणिक के मान में माइनस का अंतर आ जाता है। सिर्फ परिमाण तो उतना ही रहता है, लेकिन प्लस में तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दोस्तों, कोई आपको सारणी दे दिया 1 1 1 2 1 3 0 1 2। यहां मैंने देखो इसको कुछ ऐड करके लिख रहा हूं, यहां मान है ना, ये लीजिए ऐसे दे दिया। ठीक है, कुछ है ना, अब एक्स वाई में रहेगा, मैं न्यूमेरिकल मान लेके समझा रहा हूं आपको। इसका मान ज्ञात किया तो देखो ये एक्चुअल में कितना है, 1 1 3 है ना, 2 1 3 है, 0 1 2 है। ठीक है, ये है तो इसका मान ज्ञात किया तो 1 1 2 1 0 1, तो ये आ गया 2, ये आ गया 0, ये आ गया 6, ये आ गया 0, ये आ गया 3, ये आ गया 4। तो 6 2 8 माइनस 7 कितना आया, 1 आया। ठीक है, लेकिन यहाँ एक पंक्ति जो है वो दो अवयवों का क्या है, योग। तो मैं इसको क्या करूं, दो अलग अलग सारणी को मैं लिख रहा हूं। तो 1 1 1 पहले अवयव को अलग लिख दिया मैंने, और प्लस इसके दूसरे अवयवों को क्या लिख दिया मैंने, अलग लिख दिया। अब मैं इसका मान ज्ञात कर रहा हूं, तो इसका मान ज्ञात करोगे तो कितना आएगा, 1, ये आएगा 2 माइनस 3, ये आएगा माइनस 1, ये आएगा 4 माइनस 0, फिर आएगा प्लस का 1, फिर ये आएगा 2 माइनस 0, तो ये आ गया माइनस 1, ये आ गया माइनस 4, ये आ गया 2, तो ये आ गया माइनस का 3। इसको सोल्व किया तो ये कितना आएगा, यहाँ से 1 गया तो ये आ गया 2 माइनस 3, ये 0 गुना समथिंग तो 0 आ जाएगा, फिर 2 या माइनस है। ठीक है, फिर ये गया तो 2, तो ये आ गया यहाँ से माइनस का 1, और ये आ गया 4, ये यहाँ से कट गया। ये कितना आया था, सही तो किया है ना, 1 1 1 2 1 3 0 1 2 1 0 2 2 1 3। ठीक है, एक मिनट, ये आ गया माइनस का 5 प्लस 2 माइनस का 3, और ये 2 है, ये माइनस 4 है, ये माइनस 1, तो माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3 आया। और यहाँ से सोल्व किया तो अपने पास आया माइनस 1 और प्लस 4, ये तो 0 हो रहा है ना, 1 बचना चाहिए। यहाँ से करो वापस, ये 2 माइनस 3, फिर 0 से गया 0, ये गया 2, ये गया तो 2 2 दूनी 4। एक बार देख लेना इसको, ठीक है, कहीं गड़बड़ी इधर तो नहीं किया। 1 1 3 2 1 3 0 1 2, तो 1 1 2 1 0 0, तो ये आ गया 2, ये आ गया 0, ये आ गया 6, इधर से आ गया 0 0, ये इधर से आ गया 3, और इधर से आ गया 2 दूनी 4 4 3 7, तो ये 6 2 8 8 माइनस 7 1, इसका 1 आना चाहिए, माइनस 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए इसका ना, इसका 1 आना चाहिए। 2 1 3 2 1 3 देख लेना एक बार, इसका 1 आएगा, इसका भी कितना आएगा, 1 आएगा ना। यहाँ पे मिस्टेक हो रही है कहीं, आप देख लेना इसको, ठीक है। तो यहाँ से कहने की बात यह है कि अगर कोई कोई एक सारणी को उसकी एक पंक्ति जो है वो दो अवयवों का क्या है, योग, तो उसको दो अलग अलग सारणिकों के रूप में लिखे मान ज्ञात करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये यहाँ पे बेसिकली ये कहना चाह रहा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं, यदि इसको सोल्व करना, ठीक है, यदि किसी सारणिक की पंक्ति या स्तंभ दो अवयवों का योग है, अवयवों का
योग है तो उसको दो अलग अलग समान कोटि के सारणिकों के रूप में लिखा जा सकता है। ये है प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे आपको दे दिया जाए A B C D E F G H I और यहाँ दे दिया अल्फा बीटा गामा। ठीक है, कोई स्तंभ हो सकता है। तो पहले कोरस्पोंडिंग लिख दिया A B C आ जाएगा, D E F आ जाएगा, G H I आ जाएगा और दूसरा जो एलिमेंट है वो अल्फा बीटा गामा के रेस्पेक्ट में लिख दो तो आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी और देखते हैं दोस्तों एक। अब किसी भी पंक्ति में दूसरी पंक्ति को घटा सकते हो, जोड़ सकते हो, किसी अचर राशि से गुणा करके जोड़ सकते हो, गुणा करके घटा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको ज़्यादा अपन क्वेश्चनों में देखेंगे ना। तो सारणिक की किसी भी पंक्ति या स्तंभ में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को अचर राशि से गुणा करके जोड़ने या घटाने पर सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। ये सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी यूज होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों ये प्रॉपर्टीज की बात आप क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है कि मान ज्ञात की, जिसका मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा लेकिन बाद में बताएंगे। ठीक है ना, तीसरे लेक्चर में बताऊंगा आपको, अभी के लिए नहीं। तो इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो मैंने क्या बोला कि किसी भी, देखो ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बन जाए, क्या बन जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बन जाए। अपना टारगेट ये रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बन जाए और फिर फरसार कर देते हैं। तो देखो इन दोनों को घटाऊं तो जीरो बन जाएगा, इन दोनों को घटाऊं तो जीरो बन जाएगा और दो जीरो बन जाए तो उसी के सापेक्ष क्या कर दो प्रसार। ये अपना थंब रूल है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने R1 की जगह लिख दिया R1 माइनस R2 और R2 की जगह लिख दिया R2 माइनस R3। तो ये क्या बन गया 0 0, ये बन गया x माइनस वाई, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये y माइनस जेड, ये बन गया वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये बन गया 1 z और जेड स्क्वायर। अब इसके रेस्पेक्ट में प्रसार कर दो, ये लीजिए। तो बाकी पहले दो तो जीरो जाएंगे, इसके रेस्पेक्ट में आ जाएगा। अच्छा यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस वाई कॉमन आ रहा है। यहाँ से गुणनखंड करोगे तो y माइनस जेड कॉमन आ रहा है। थोड़ा सा और लिख देते हैं, ये 0 0 1, ये आ गया 1 1, ये z आ गया, ये आ गया x प्लस वाई, ये y प्लस जेड और ये जेड स्क्वायर। इसके रेस्पेक्ट में प्रसार करोगे तो ये यहाँ से कितना आ गया x माइनस वाई, y माइनस जेड। तो यहाँ से कितना आ गया y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, y से y कट गया तो ये आ गया x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन भी है, ये याद रखना, बहुत ज़्यादा यूज होता है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। ये दे रखा है आपको, मान ज्ञात करते हैं। देखो मैंने क्या बोला कि गुणा करा सकते। अच्छा, गुणा कराओगे तो उतने से, गुणा कराने पे, सारणिक को गुणा कराने पे मान उतना ही बढ़ जाता है। तो सेम रखने के लिए उतने से क्या देना पड़ेगा, भाग। तो देखो यहाँ से मैं ABC को हटाना चाहता हूँ, तो इस C1 को मैंने किससे गुणा कर दिया, इस R1 को, सॉरी R1 को मैंने गुणा कर दिया A से, R2 को गुणा कर दिया B से और R3 को गुणा कर दिया C से। तो गुणा करूंगा तो क्या देना पड़ेगा, भाग भी देना पड़ेगा बाहर से। तो यह आ जाएगा यहाँ से 1a स्क्वायर ABC, यह आ जाएगा 1b स्क्वायर ABC और आ गया 1c स्क्वायर ABC। यहाँ से ABC क्या आ रहा है, कॉमन, तो ये बन गया ABC अपॉन ABC। तो आ गया 1 1 1 a स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 1 1 1। और सारणिक में दो पंक्तियाँ हैं सेम है तो आंसर कितना आता है 0। ये दो स्तंभ सेम है तो आंसर कितना जाएगा 0। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ये वाला। तो थोड़ा लोग लोग दिख रहा है तो सबको लोग बना देते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, लोग x तब 1 होता है वैल्यू, हाँ या ना। लोग x पे कितना होता है 1। ये आ गया लोग xy, ये आ गया लोग xz।
ये आ जाएगा log वाई एक्स, अब बेस वाई में चला तो इसको लिख दो log वाई वाई, वैल्यू 1 हो जाएगी। ये आ जाएगा log वाई जेड, सेम बना रहे हैं log log में, तो ये आ गया log जेड एक्स, बेस जेड में चल रहा है तो ये आ जाएगा log जेड वाई, तो ये आ जाएगा log जेड जेड। ठीक है, अच्छा log की प्रॉपर्टी होती है ऊपर वाला ऊपर लिख दो, नीचे वाला नीचे, तो ये आ जाएगा log एक्स बटा log एक्स, ये हो जाएगा log वाई बटा log वाई, सॉरी log एक्स, ये हो जाएगा log z बटा log x, लिख सकते हो ना ऐसा इसको। ऐसे दूसरे को लिख दो log, ये हो जाएगा x बटा log y, ये हो जाएगा log y बटा log y, ये हो जाएगा log z बटा log y, और ये हो जाएगा log x बटा log z, ये हो जाएगा log y बटा log z, और ये हो जाएगा log z बटा log z। यहाँ से log x कॉमन आ रहा है, यहाँ से log y कॉमन आ रहा है बट्टे में, यहाँ से log z कॉमन आ रहा है, तो बाहर आ गया 1/log x log y और log z। तो अंदर क्या बच गया, log x log y log z, log x log y log z, log x log y log z, है ना, log x log y log z। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तीनों सेम आ गया, तो आंसर कितना आ गया 0। ओके, आगे चलें। नेक्स्ट आपके पास इसमें भी देखो ऐसे कुछ हो रहा है, ये 3 1 आ रहे, तो 3 1 में से 2 को क्या बना दूं 0, और बाद में क्या कर दूं एक्सपेंड कर दूं, ये लीजिए। तो पहले R1 की जगह लिख दिया R1 माइनस R2, और R2 की जगह लिख दिया R2 माइनस R3, ये लीजिए। तो ये आ गया 0 0, ये आ जाएगा YZ माइनस ZX, ये आ जाएगा ZX माइनस XY। फिर इनको घटाया तो Z कट गया, तो ये आ गया Y माइनस X, इसमें से X गया तो ये आ गया Z माइनस Y, ये 1xy x प्लस वाई। अब कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ से z कॉमन आ गया, यहाँ से x कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा y माइनस एक्स, यहाँ y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स पूरे से क्या आ गया कॉमन, और यहाँ से x बाहर लिया तो z माइनस वाई, यहाँ z माइनस वाई, तो z माइनस वाई भी आ गया बाहर, तो ये बन गया 0 0 1, यहाँ से बच गया z, यहाँ से बच गया x, यहाँ से बच गया xy, यहाँ हो गया 1 1 और x प्लस वाई। इन चाहो तो इन दोनों को और 0 कर दो, तो इनको घटा दो, घटाओगे तो आएगा y माइनस एक्स z माइनस एक्स z माइनस वाई, सॉरी ये z माइनस वाई। ओके, तो ये आ गया, इन दोनों को घटाओगे तो ये आ जाएगा 0, ये आ गया z माइनस एक्स, ये आ गया 0, ये लीजिए। अब और एक्सपेंड कर दो, तो एक्सपेंड करोगे तो इसके सापेक्ष कर दो, ये लीजिए। तो ये इससे गुणा होगा, ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना z माइनस एक्स, तो ये आ गया y माइनस एक्स z माइनस वाई और z माइनस एक्स। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया x माइनस वाई, y माइनस z और z माइनस एक्स। इसी क्वेश्चन को आप x y z की वैल्यू मान के भी कर सकते हो, x की वैल्यू ले लो 1, y की ले लो 2, z की ले लो 3, फिर यहाँ पे रख के इसको सीधा सोल्व कर लो और वही वैल्यू यहाँ रख दो। ऐसे जो पिछले क्वेश्चन आए थे उनको भी कर सकते हो, मैं आपको बोला था ना कि बाद में बताऊंगा। ऐसे इसको भी करना चाहो, सीधा इसके ऑप्शन दे रखे हैं तो ABC की वैल्यू मान लो, वही ऑप्शन के अंदर रख दो, वही यहीं रख दो, ठीक है। करेंगे, इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी के लिए आपको प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, ये तो सीधा दिख रहा है, अंदर गुणा करा के देखो, देखो क्या बन रहा है 1 1 1, ये आ गया BC, ये आ गया CA, ये आ गया AB, ये आ गया AB प्लस AC, ये BC प्लस AB, और अंदर गुणा किया तो CA प्लस AB। इन दोनों को जोड़ के देखो सेम बन रहा है, तो ये जोड़ोगे तो ये आ गया 1 1 1, ये आ गया AB प्लस BC प्लस CA, ये आ गया CA प्लस BC प्लस, मैंने क्या किया C1 की जगह लिख दिया C1 प्लस C2, तो ये सेम बन रहा है, ये आ गया AB प्लस BC प्लस CA, ये आ जाएगा यहाँ पे जो पड़ा हुआ है। अब देखो यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा, तो 1 1 1 और 1 1 पहले से है, तो आंसर कितना जाएगा यहाँ से 0, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है का मान ज्ञात कीजिए, देखो इनको जोड़ो, आ गया क्या। मैं R1 की जगह क्या लिख दूं, R1 की जगह लिख दिया R1 प्लस R2, तो क्या बन रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कॉमन आ गया तो बच गया 1 1 1, यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो बच गया 1 1 1, दो पंक्तियां बराबर है तो आंसर 0। ओके, नेक्स्ट है ये लॉग में, इसको सोल्व कर लीजिए। अच्छा ये देखो log e की वैल्यू कितनी आती है 1, log 10 10 की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो ये आया 1 1 1, ये 5 5 5 बाहर कॉमन है, तो ये 1 1 1 1 1 1 1 1 1, दो स्तंभ बराबर है, तो आंसर कितना जाएगा 0, ठीक है।
चलिए आगे ओमेगा इकाई का क्या है, घनमूल, तो मान ज्ञात कीजिए। देखो इनको जोड़ के देखो, 1 + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा स्क्वायर। तो मैं जो है C1 की जगह क्या लिख दें, C1 + C2 + C3। तो ये बन रहा है 1 + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अच्छा 1 + ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होता है, 0। तो ये 0 0 0 और 0, किसी भी स्तंभ के सारे अवयव 0 हैं या पंक्ति के सारे अवयव 0 हैं, तो आंसर कितना आता है, 0। क्योंकि एक्सपेंड करोगे तो 0 गुणा समथिंग 0 गुणा समथिंग 0 गुणा समथिंग कितना दे देगा, 0 दे देगा। आगे x + a b c, ये इसका मान एक मूल ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें भी सेम क्या बन रहा है, देखो इनको आपस में जोड़ के देखो, x + a + b + c, इनको जोड़ो, x + a + b + c, इनको जोड़ो, x + a + b + c। तो मैं क्या करूं, C1 की जगह लिख दिया C1 + C2 + C3। तो ये आया x + a + b + c, x + a + b + c, x + a + b + c। ठीक है, फिर यहाँ बचा b x + c a x + b, और उसका मान कितना है, 0। यहाँ से ये कॉमन आ गया, तो x + a + b + c, ये आ गया, तो 1 1 1, ये आ गया b x + c a। आपको इसमें क्या बोला हुआ है, एक मूल ज्ञात कीजिए। मूल का मतलब गुणनखंड की वैल्यू 0। तो देखो या तो ये वाला पार्ट 0 हो जाए, या तो ये वाला पार्ट 0 हो जाए, तब इसकी 0 गुणा समथिंग 0 आ जाएगा, या ये वाला पार्ट 0 चाहिए। अपन को एक मूल चाहिए, तो मैं इसी को 0 कर देता हूं। तो x + a + b + c बराबर हो गया 0। तो x बराबर हो गया -a + b + c। तो एक मूल आ गया -a b c प्लस में। ठीक, चलिए आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला। अब ये तो दो का जोड़ है ना, तो अलग अलग कर दो, तो यहाँ से तो सीधा सीधा आ जाएगा ना। इनको अलग अलग करोगे तो एक तो पहले अवयव को लिख दो आप, तो क्या आएगा, a b c, यह आ जाएगा b c a, और यहाँ से आ जाएगा c a b। ये लीजिए c a b, एक सारणिक ये लिख दो। एक दूसरे अवयव का सारणिक बना दो, तो क्या जाएगा, b c a और c a b, और यह जाएगा a b c। ठीक है, इसका मान इसके बराबर है k गुणा a b c b c a और c a b के। ठीक है, तो a b c b c a c a b, इसको बदलना है। तो इन दोनों को मैं देखो यहाँ चाहिए मेरे को, ये वाला यहाँ चाहिए, तो इनको इंटरचेंज किया तो बाहर क्या जाएगा, माइनस। तो ये आ गया माइनस, तो ये आ जाएगा यहाँ से। अच्छा एक काम करो, इनको इंटरचेंज करो, तो ये आ जाएगा यहाँ से a b c, और ये जाएगा b c a, और ये जाएगा c a b। ठीक है, अच्छा इनको इंटरचेंज करोगे तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तब यहाँ बन जाएगा b c a और c a b, ये कितना हो गया, डबल, बराबर हो गया k a b c। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2 के बराबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आपके क्वेश्चन दे रखा है, इसमें भी वो अलग अलग करना है, अलग अलग कर दो। ये आ गया 2 4 6, पहले अवयव को अलग किया, तो 2x 2y 2z, फिर ये 2 4 6, फिर अलग किया 3x 3y 3z, और आ गया 2x 2y 2z। ये लीजिए आंसर आ गया। इसमें तो ये 2 बराबर है, तो इसका तो कितना आएगा, 0। यहाँ से 3 कॉमन लिया, यहाँ से 2 कॉमन लिया, तो x y z ये भी बराबर दे रहे हैं, अनुपात बराबर दे रहे हैं, तो ये भी कितना आएगा, 0। 0 + 0 कितना जाएगा, 0। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब इन्हीं क्वेश्चनों को अपन बाय ट्रिक से भी कर सकते हैं, जिसमें आपको वैल्यू मान के रखा जाता है, x y z की वैल्यू रख दो, या a b c की वैल्यू 1 2 3 रख दो, और वही सारणिक के अंदर रखो, सारणिक में आंकिक मान बन जाएगा, आंकिक मान को सीधा सोल्व कर लो, और वही ऑप्शन के अंदर रख दो, जिनका अपन लेक्चर 3 के अंदर प्रैक्टिस भी करेंगे थोड़ी बहुत। ठीक है दोस्तों।